Hello, welcome everyone to Eket Excel. Myself Dipali, and today we are going to talk about evolution, second topic. So अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया था कि भाई इवोल्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट की इवोल्यूशन है क्या, क्यों जरूरी है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, बिग बैंग थ्योरी सुन ली ना सबने। तो अब बिग बैंग थ्योरी का तो हमने पढ़ लिया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। वो ये बोलती थी कि भाई यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक जायंट स्ट्रक्चर है और ये जाइंट स्ट्रक्चर जो है ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सीज। और ये गैलेक्सीज और भी ज्यादा छोटे, मतलब गैलेक्सीज के अंदर और छोटे टुकड़े हैं जो कि हमारा बनाते हैं प्लैनेट्स। फिर उसके बाद ये चीज बोलता है कि कब ये यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तो एक स्पेसिफिक डेटा था। डेटाज आपको याद करने हैं। तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, प्लस इसके साथ अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ। पर अर्थ के फॉर्मेशन में हमने ये चीज देखी कि भाई अर्थ अभी जब नई नई बनी है तो अर्थ पे पानी नहीं है। ठीक है, जैसा हमको ऐसा लग रहा था कि भाई अर्थ तो वाटर प्लैनेट है, इस पे तो पानी होगा ही, ये तो पानी का ही प्लैनेट है। नहीं है। ठीक है, अर्थ पे पहले भी पानी नहीं था। अर्थ पे क्या था, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले पढ़ ली है। पढ़ ली ना बेटा, पढ़ लिए हो। आज क्या बात करेंगे वो देखते हैं। ओके, आज हम लोग मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई अभी तक अपन ओपेरन और हेल्डेन की थ्योरी पे आ चुके थे। आज मिलर यूरे उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी और सर्वाइविंग किस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। अभी तक केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, लेट मी बी क्लियर, अभी तक केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है, अब चलेगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में कैसे ट्रांसफर हुआ, क्यों केमिकल इवोल्यूशन खत्म हो गया और बायोलॉजिकली चीजों को सोचने लगा, जाने लगा, उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, और एनसीईआरटी से भी पहले हमको नोट्स क्या क्या बनाने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मिलर का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में था क्या। अभी तक हमारे पास आए थे कि ओपेरन रशिया के और हेल्डेन इंग्लैंड के, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ये दोनों ने हमको ये चीज समझा दी है कि भाई तुम्हारे पास जो सब्सटेंस है, क्योंकि अभी तक जितने उनके पीछे चल रहे थे ना, ठीक है, जैसे लुइस पास्चर की थ्योरी थी वो थोड़ी सी साइंटिफिक थी। बाकी उससे पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन ले लो, या उससे पहले की जितनी सारी बातें थी, जितनी सारी थ्योरीज थी, कोई उनका सर पैर नहीं था, ऐसा कह सकती हूँ मैं। कोई भी उनके पास एविडेंस नहीं था कि यार ये चीज होगी। किसी ने तो बोला भाई डेड एंड डीके से वापस नया बन जाएगा, बट ऐसा नहीं था। ये लुइस पास्चर ने बोल दिया था कि भाई लिविंग से लिविंग बनेगा, ये चीज स्टेटेड है ना। फिर बात आई कि इनके आगे और कौन आए। इनके आगे आए ओपेरन और हेल्डेन, उन्होंने वापस पढ़ाई की। उन्होंने ये चीज बोला कहीं ना कहीं इसमें कौन इन्वॉल्व है, अमोनिया और मीथेन। अमोनिया और मीथेन को वो पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि भाई अमोनिया भी है, मीथेन भी है, देख के चलना। अब आए हैं हमारे पास मिलर। वैसे तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट है, बट एनसीईआरटी में मिलर ही दिया है, तो हमको मिलर ही करना है। ठीक है, मिलर ने क्या किया है, एस एल मिलर इन 1953 कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन फिजिकल एनवायरनमेंट सिमिलर टू द कंडीशन प्रिवेल एट दैट टाइम। इन्होंने क्या बोला कि जहां पे ओपेरन हेल्डेन ने ये चीज बोली थी कि भाई अर्थ के ऊपर ना एटमॉस्फेयर नहीं था, तो इन्होंने बोला ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं था, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर, कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्लाइमेट, कुछ तो होगा यार, कुछ तो वेदर होगा। तो उन्होंने फिर ये चीज बोली ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में उस चीज को बनाते हैं, है ना। यानी ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर कर देते हैं जहां पे कि भाई ये कंडीशंस थी, और इस टाइम पे अब हमको देखना है कि क्या एक्चुअल में जो है अर्थ पे किस तरीके से स्पीशीज जो है वो डेवलप हुई। तो हमने क्या किया, सेम वैसा ही जैसा पहले अर्थ पे टेम्परेचर हुआ करता था, वो टेम्परेचर ले लिया। सेम वैसा ही प्रेशर ले लिया, सेम वैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन ले लिया। अब हमको देखना है हमारे अर्थ पे अब कैसे स्पीशी का डेवलपमेंट होगा। चलो, ओके, एक्सपेरिमेंट की फोटोग्राफ से शुरू करती हूँ मैं, है ना, फिर अपन रीड करेंगे। पहले एक बार फोटो समझ लो, फिर रीड करना हो। चले करें स्टार्ट इसको। ओके, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर लिया, जिसके अंदर इन्होंने ये चार इंपॉर्टेंट गैसेस को डाल दिया।
ठीक है, कौन कौन सी है ये? मीथेन, अमोनिया और H2, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ इन्होंने डाला है पानी। ठीक है, इसको किया इन्होंने, यहां टेम्परेचर प्रोवाइड किया डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर जब उन्होंने प्रोवाइड किया तो वो क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक स्पार्क जनरेट हुआ है, और इसको हम कह रहे हैं स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ एक स्पार्क जनरेट हुआ, मतलब हुआ क्या है बेटा कि यहाँ तीन चार गैसेस हैं, उन गैसेस का मिश्रण देखा, उन गैसेस के मिश्रण में टेम्परेचर इतना ज्यादा किसी चीज से इंक्रीज हुआ है कि यहाँ एक स्पार्क का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा आगे पता लग जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ये गैसेस मैं लेती हूँ और उनको 800 डिग्री टेम्परेचर जो है टेम्परेचर प्रोवाइड कराती हूँ, उस टाइम पे क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया, इनको ट्यूब्स को कनेक्ट कर दिया एक कंडेंसर से। कंडेंसर तुमको पता है पानी को ठंडा करेगा, है ना। जो गैस है, हम गैस को नहीं देख सकते, हमको देखना किसको है, पानी को। हमको कहीं ना कहीं ये शक है कि भाई पानी इन्वॉल्व हो सकता है ना। ये कंफर्म तो हम नहीं है कि पानी है कि नहीं है, पर हमको कहीं ना कहीं ये चीज का शक है, क्योंकि हमको ये चीज दिख गई थी कि वहां पानी भी बना है। तो वो कैसे बना होगा, तो हमने क्या किया, कंडेंसर लगा दिया, ये वाटर आउट वाटर इन, कंडेंसर लगा दिया, ठंडा पानी अंदर आ रहा है और गर्म पानी जो है या गर्म हीट जो है वो बाहर निकल रही है। सो यहां से ठंडा पानी अंदर की तरफ मूव होता है। सो कोल्ड वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव होगा, ठंडा पानी अंदर की तरफ मूव हुआ। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को ये कहता है कंडेंसर। ये हिस्सा है कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जो कि पानी को ठंडा, मतलब बेसिकली एयर को वाटर में कन्वर्ट करना है अपने को। ये करके देखना है कि यार ये हो रहा है कि नहीं, और हो गया। हो क्या गया कि यहाँ थी हाइड्रोजन की एयर, और वो एयर कन्वर्ट हो गई टू दी वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमने क्या कर लिया, यहाँ कलेक्ट कर लिए। जब हमने यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट किया तो हमने उसके साथ एक टैप अटैच किया, और हमने एज एन, मिलर ही कर रहा है, ठीक है ना, मैं बोल देती हूँ ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या किया मिलर ने, यहाँ एक टैप अटैच किया। ये टैप करता क्या था, ये टैप से जब पानी को एक्सट्रैक्ट किया गया, क्योंकि अब हमको ये तो पता लग गया कि भाई पानी तो बन रहा है, पर इस पानी को एक्सट्रैक्ट करके देखो ये पानी में है क्या, क्या मिला हुआ हो सकता है इस पानी में। तो जब इस पानी को एक्सट्रैक्ट करके देखा तो हमको क्या चीज दिखती है कि यहाँ अमोनिया, यहाँ अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस दिखी। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, भाई प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट है एकदम, एकदम यही बेसिक यूनिट्स जो होती है ना, मतलब यही छोटे 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 अपने पास जो है अमीनो एसिड्स, ये मिलके क्या बना देते हैं बेटा, एक बड़ा सारा प्रोटीन। सो ये अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बना देते हैं, ये चीज हमको पता है ना। ये चीज ही यहाँ पे देखी गई, यानी पानी के अंदर अमीनो एसिड की प्रेजेंस, मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे सबसे पहले कौन आया होगा, प्रोटीन। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, प्रोटीन। यानी अगर मान लो उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा था वोल्केनिक इरप्शंस के कारण, टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा था, अगर वहां पे मैं टेम्परेचर एक्सीड ही करके देखा है मैंने तो, वैसे क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। अगर ऐसी कंडीशंस थी, तब मेरे पास जब मैंने कंडेंसर लगाया तो मेरे पास क्या बन के आया बेटा, कंडेंसर जैसे ही लगाया तो इन, ये जितनी भी मिश्रण है, ये जितना भी आपके पास गैसेस है, ये गैसेस से कुछ लिक्विड बन के आया। और ये लिक्विड, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो आई मेरे पास, ये वाटर ड्रॉपलेट्स को जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिले, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब मैं इन अमीनो एसिड्स को देख के ये चीज तो समझ गई कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं अमीनो एसिड की प्रेजेंस है, यानी सबसे पहले जो चीज फॉर्म हुई होगी वो क्या हुआ होगा, प्रोटीन हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला। अब क्या करते हैं, अब ये पानी जो है वो जाता जा रहा है बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग हॉट, बॉइलिंग वाटर के अंदर वापस कंडेंस हो, वापस इवेपोरेट होगा। यहाँ क्या हो रहा है,
इवेपोरेट यानी हमने पहले भाप से पानी बनाया, अब हम इस पानी से वापस भाप बनाएंगे। ठीक है, ये भाप बनाया, ये वैक्यूम पंप के थ्रू हम बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस एयर को। हमने पानी चेक कर लिया, हमको पानी समझ में आ गया, अब हम इस एयर को भी एक बार टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये वापस आगे की तरफ मूव होता है। यहाँ अगेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है 800 डिग्री सेल्सियस, हमको वापस दिखता है यहाँ एक स्पार्क, एक बहुत तेज लाइट आती हुई। इसीलिए इसको कहते हैं स्पार्क डिस्चार्ज मॉडल। ठीक है, जो कि गिवन बाय मिलर एंड यूरे, बट इन एनसीईआरटी इट्स ओनली मिलर। क्लियर? तो हो क्या रहा है, ये प्रोसेस है ना कंटिन्यू। अब देखो तुम, ये वापस 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 होता रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ कैसा आता है, इन गैसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, या इस टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ सकता है, इस कंडेंसर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, पर ये आ सकता है कि भाई जब ये पानी को एक्सट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमको, मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो होते हैं अमीनो एसिड्स, और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब इसको रीड करते हैं। ओके, Miller, S.L. Miller in 1953 conducted an experiment to show origin of life on Earth in the physical environment similar to the condition prevail at that time. Miller created similar condition, भाई same condition, temperature same maintain किया, pressure same maintain किया laboratory में, सब चीजें लैब में हो रही थी बेटा, है ना। हमारे तो धरती पे हो रही थी, हमको पता है कि भाई ये लिविंग लाइफ एक्चुअल में हुआ होगा, पर उस टाइम पे मिलर और यूरे ने जो है उसको लेबोरेटरी में वैसा क्रिएट किया। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट, सो एवरीथिंग इज इन द लैब। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फ्लास्क कंटेनिंग गैसेस, कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रो ये अपना अमोनिया। ठीक है, रेशो भी सुन लो, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, है ना। रेशो क्या था इनका, वही 2:1। ये अमोनिया का 1, बाकी दोनों का 2। तो ये इनका रेशियो था ऑन एंड द वाटर वेपर एट 8000 डिग्री सेल्सियस। अरे यार 8, रुको रुको, 800 लिख दिया है यहाँ पे, 1000 करना है इसको, सॉरी 8000। चलिए अगला, 8000 डिग्री सेल्सियस लिया। नेक्स्ट, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द फ्लास्क आफ्टर 15 डेज। अब 15 दिन बाद ये चीज दिखती है उसको, क्या चीज दिखती है कि भाई फ्लास्क जो है ना, वहां अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। यानी अमीनो एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका फॉर्मेशन शुरू हो गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर। ऑन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाय अदर साइंटिस्ट फाउंड द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। अब ऐसे से ही और एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म किए गए, पहला एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उसमें हमने क्या चीज देखी कि भाई, उसमें हमने क्या चीज देखी बेटा कि भाई जो चीज जैसे टेम्परेचर को अगर वैसे मेंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन करने पे अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तब भी ये चीज प्रोटीन्स जो है, अमीनो एसिड्स जो है वो बन सकते हैं। फिर उसके बाद रुकते तो रहना है, साइंस अगर रुक जाएगी तो सोचो कैसे काम चलेगा, रुकना तो है ही नहीं, तो साइंस को तो चलाते रहना है, तो चलेगी। अब क्या आया दिमाग में कि भाई अब एक चीज ये देखो कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए, अदर साइंटिस्ट, जिन्होंने ये चीज बोली कि भाई शुगर भी है, हमने तो शुगर भी देखी है, हमने तो नाइट्रोजन भी देखा है, हम तो पिगमेंट्स भी देख रहे हैं, हम फैट्स भी देख रहे हैं। तो अब तुम सोचो इवोल्यूशन यही तो है, धीरे धीरे चीजें बनना शुरू हुई ना। पहले क्या बना, पहले सिर्फ क्या बनती है, पहले सिर्फ हमारे पास अमीनो एसिड्स बने, फिर धीरे धीरे हमको किसका पता लगा कि यार यहाँ तो फैट भी बन सकता है, नाइट्रोजन बेसिस भी बन सकता है, एटीसीजी बन रहा है भाई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएनए है, डीएनए से भी पहले आरएनए है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से भी पहले नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ आरएनए है, बट इन सब का बेस प्रोटीन है। पर ये चीज तो हमको पहले ही पता लग जानी चाहिए थी ना, मतलब ये चीज तो अब तुम लोगों को पता जल्दी लग सकती है क्योंकि तुम लोगों ने आरएनए का स्ट्रक्चर देखा है, तुम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है। तुम यही चीज सोचोगे ना कि मैम आरएनए पहले कैसे बनेगा, अगर प्रोटीन ही नहीं है, नाइट्रोजनस बेस ही नहीं है, तो आरएनए पहले तो बन ही नहीं सकता।
ये चीज दिमाग में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज अब हो क्या रहा था, बट पहले साइंटिस्ट को ऐसा नहीं लग रहा था, उनके दिमाग में जैसे अपन जब वो पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, उसमें भी था ना कि भाई डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, तो तीनों ही हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी वही चीज थी कि भाई प्रोटीन भी इवॉल्व हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, हमको नहीं पता। डीएनए तो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि आरएनए के बाद आया था, बट प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ठीक, अब हमको पता है कि आरएनए तो हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस चाहिए था। और अब हमने ये चीज जान ली कि सबसे पहले फॉर्म अर्थ पे कौन हुआ, प्रोटीन हुआ। और वो प्रोटीन क्या था, अमीनो एसिड्स थे बेसिकली। अमीनो एसिड्स क्या चीज दिखा रहे थे, यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स क्या चीज दिखा रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना है ना, प्रेजेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो देखा वो पानी से ट्रेस करके। चले आगे। Okay, next. Analysis of the meteoroid content also reveals the same compound that reveals the similar process occurring in elsewhere in the space. अब भाई मीटेरॉइड जो है वो भी जब आते हैं, है ना, वो भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। अब उन वो क्या इंफॉर्मेशन लेके आए कि यार ये अकेला अर्थ ही नहीं है जहां ये सारी चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं है जहां सिर्फ जहां प्रोटीन बन रहा है, ये और भी यूनिवर्स में हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है भाई, हमने देखा नहीं डजंट मीन कि है ही नहीं। एलियन तुमने देखे नहीं, क्या पता हो, हैं, सोचते रहो, हो सकते हैं कई कई बार निकल जाएंगे, कभी ना कभी तो निकल ही जाएंगे, साइंस पता लगा लेगी। तो यहाँ पे जब हमने मीटरॉइड्स देखे तो उसमें हमने ये चीज देखी कि भाई मीटरॉइड्स के अंदर आप अलग ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हों, है ना। हमको इतनी सी ही चीज पता है क्योंकि हम यहीं रह रहे हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो और भी गैलेक्सीज होंगी, और ऑफ कोर्स है, और गैलेक्सीज हैं, और अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स पे भी मे बी कोई रहता हो, जैसे हमको उनके बारे में नहीं पता, उनको हमारे बारे में नहीं पता, सिंपल। तो यहाँ पे ये चीज भी आई। Experimental evidence about the origin of life is called the chemical evolution of life. अब ये वाला जो evolution था ना बच्चे, जो केमिकली सब चीजों को प्रूव करे जा रहा था कि भाई जब मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिकल, है ना। जब मैंने टेम्परेचर मेंटेन कराया, जब मैंने मीथेन अमोनिया ये सब जनरेट कर, अभी तक सिर्फ केमिकल चल रहा है ना। अब बात आते है कि यार ये केमिकल ही है क्या, मतलब बायोलॉजिकल कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल ही केमिकल है। तो ये था हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन। इसको हम यहाँ तक की जितनी पढ़ाई है, ओपेरेन, हेल्डेन और मिलर एक्सपेरिमेंट, ये पूरा हमने देखा कि ये सारा केमिकल बेस्ड स्टडीज है। ठीक, अब हम बोलेंगे कि फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। ये हमने कल लिख लिया था वैसे, बट एक बार वापस देख लो। ठीक है, दे कुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है भाई, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, कुछ भी हो सकता है जो अभी अपन ने बात करी, है ना। द सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज प्रोबेबली अ सिंगल सेल, ये चीज सोची गई कि भाई सिंगल सेल से ही चीजें बनी होगी। ओरिजिनेट इन वाटर मीडियम, अब लोग आ रहे हैं कि यार बायोलॉजिकली चीजें हो रही होंगी, तो हम सिर्फ केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले फिजिकल एनालिसिस हुआ, सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी, धमाका हुआ है भाई, यूनिवर्स बन गया है भाई, यूनिवर्स के अंदर जो है गैलेक्सीज बन गई हैं, ये सब फिजिकल एनालिसिस, कहीं ना कहीं धमाका हुआ होगा, ये चीज देखी। सेकंड हम क्या देखते हैं कि एक हुआ केमिकल एनालिसिस, कि अब मैंने टेम्परेचर सेट किया, अब मैंने प्रेशर सेट किया, अब मैंने कंसेंट्रेशन ऐसा सेट किया, या मैंने केमिकल इवोल्यूशन देखा। तीसरा कौन बचता है अब, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, है ना। अब बात आ जाएगी बायोलॉजिकल की, कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि यार हर चीज, अब यार बायो आ गई तो सबसे पहले तो सेल ही आएगी, बायो का तो यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल तो पहले आएगी। ऊपर वाले अंकल लगता है नाराज हो गए, बारिश वारिश नहीं आ रही है बेटा, ये हमारे टेबल खिसक रही है, ठीक है, डरने की बात नहीं है, होता रहता है कंस्ट्रक्शन है। चलो, सो अब अगर बायो आ गई है तो सेल आएगी, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं।
और सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी वो वाटर मीडियम में हुई होगी। ठीक है, किस में हुई होगी बेटा? वाटर मीडियम में। हम ये चीज नहीं बोल सकते कि सबसे पहले ही लैंड पे आ गए, क्योंकि अगर तुम प्लांट देखो तो एल्गी सबसे पहले वाटर के अंदर डेवलप हुआ। किंगडम एनिमल्स के अंदर देखो तो उसके अंदर हमको मोनेरा जो कि भी जो है पानी के अंदर डेवलपमेंट उनका शुरू होता है। तो इनिशिएशन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम वाटर। यही चीज हमने देखी कि भाई हर चीज ना पानी से ओरिजिनेट होगी। The theory that was first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules and is called biogenesis। कि भाई जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कर रहे हो तो बायोजेनेसिस नाम दो। ठीक है, बायोजेनेसिस मतलब लिविंग चीज बन रही है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बायो मतलब लिविंग। ठीक है, कोई ना कोई लिविंग चीज बन रही है और वही चीज हमने देखनी है। क्लियर? अब अगला क्या आता है हमारे पास? ये हो गया बात केमिकल इवोल्यूशन की। अब बात आ जाती है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। अब बताओ भाई, अब आया ना, बायो आया है। अब बताओ क्या बोल रहे थे, कैसे लाइफ इवॉल्व होती है? हम बताते हैं कैसे लाइफ इवॉल्व होती है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि द नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस एंड फिटेस्ट एंड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। अब आती है बेटा थ्योरीज। कैसी थ्योरीज? ये थ्योरीज ये बोलती है कि भाई तुम ना खुद से डेवलप नहीं हुई, तुमको नेचर ने सेलेक्ट किया है, इसीलिए तुम आज डेवलप हुए हो। ठीक है, मतलब ये थ्योरीज का ये मानना है, और इसको सबसे पहले देने वाला हमारे पास मनुष्य जो थे वो थे डार्विन। इंग्लैंड के थे डार्विन। डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ये चीज बोली थी कि एवरीथिंग, अच्छा सबसे पहले इन्होंने नहीं बोली थी, वेलेस नाम के साइंटिस्ट भी थे इनके साथ, एल्फ्रेड वेलेस, जबकि वो इंग्लैंड के नहीं थे। उन्होंने भी सेम ही चीज बोली थी और उसी टाइम पे बोली थी। उन्होंने भी सेम ही चीज बोली थी, नेचर आपको सेलेक्ट करता है, आप खुद से नहीं जी रहे हो। ये सारी चीजें एल्फ्रेड वेलेस ने भी बोली थी, बट उस टाइम पे इनकी बात ज्यादा सुनी नहीं गई थी। तो एल्फ्रेड वेलेस का भी नाम आएगा और चार्ल्स डार्विन तो थे ही, तो दोनों ही साइंटिस्ट जो थे, दोनों ही नेचर को देखते थे और उन्होंने ये चीज बोली थी कि यार ये जितनी चीजें हैं ना जो इवॉल्व हो रही है हमारे आसपास, ये सारी चीजें बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन ये क्राइटेरिया है कि भाई अगर मान लो कोई भी स्पीशी को सरवाइव करना है तो वो ऐसे ही सरवाइव नहीं कर सकती, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। नेचर कैसे सेलेक्ट करेगी? अब कोई इंटरव्यू हो रहा है, कोई मॉक टेस्ट हो रहा है जिसके बेसिस पे नेचर सेलेक्ट कर ले। नेचर सेलेक्ट ऐसे करेगी कि भाई अब मान लो देखो, इस रूल को ऐसा बोला गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, दोनों एक बात पे आए, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन। क्या है नेचुरल सिलेक्शन? नेचर करेगी सेलेक्ट। कैसे करेगी सेलेक्ट? कि भाई देखो अगर कोई स्पीशी जो है वो, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, लेट्स से कि मैंने एक स्पीशी लाया और वो स्पीशी उस नेचर में जैसा मैं चाह रही हूँ, जैसा जैसा मान लो धूप है ना, अगर कोई स्पीशी धूप में, धूप को बर्दाश्त कर सकती है, बैठी रह सकती है, आराम से अपना काम कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, लाइफ स्पैन कंटिन्यू कर सकती है, तब क्या हो जाएगा बेटा? तब ये हो जाएगा कि वो स्पीशी फिट है। कैसे फिट है? रिप्रोडक्टिवली फिट है। ठीक है, यानी वो स्पीशी को नेचर ने सेलेक्ट किया है कि भाई तुमने इतना जो है, मैंने इतना एडवर्स कंडीशन मेंटेन किया बट तब भी तुम रह गए, वेरी गुड, तो तुम जी सकते हो। अब इसी के पैरेलल एक स्पीशी और है, वो स्पीशी ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकती, यानी ज्यादा गर्मी हुई तो उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया, इतनी गर्मी तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, नेचर से वो लड़ना शुरू हो गए, या उनको जो है मतलब कंडीशंस बढ़िया नहीं लगी। जब कंडीशंस बढ़िया नहीं लगी तो वो स्पीशी ऑटोमेटिकली मर गई, तो उसकी कोई स्पीशी रही भी नहीं, तो एक्सटिंक्ट हो गए एक तरीके से। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म था उसकी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई, मर गई पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या चीज शो हुई कि स्पीशी ए को
नेचर ने पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लिया कि भाई तुम ठीक हो। तुम ठीक इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें मैंने एडवर्स कंडीशन दी, पर तब भी तुम जो है झेल गए उस चीज को। और स्पेशी बी को वहां पे क्या चीज देते हैं, स्पेशी बी को भी सेम कंडीशन दी, पर वो सरवाइव नहीं कर पाई। जब वो सरवाइव नहीं कर पाई तो वहां क्या देख लिया हमने कि नेचर सेलेक्ट, ठीक है, द रिप्रोडक्टिवली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज? ओके, सो अब क्या होता है, अब देखो हमारे पास क्या चीज आती है, द ऑर्गेनिजम्स आर बेटर एडॉप्टेड एडेप्टेड या एडॉप्टेड टू सर्वाइव देयर अदरवाइज द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। भाई नेचर अगर सेलेक्ट कर रही है तुमको, तो वो यही चीज देख के कर रही है कि क्या तुम फिट हो। एनटीए अगर तुमको सेलेक्ट कर रहा है, तुम्हें पता है नीट का पेपर हर साल क्यों होता है? क्योंकि एक तरीके से ये बहुत एक कॉम्पिटिटिव पेपर्स है ना, जितने देना चाहो उतने देना। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हारी एबिलिटी को, और यार एबिलिटी को ऑफ कोर्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट एक एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना इट इज गुड, है ना। ये कंपटीशन में अगर तुम देखो सब लोग नहीं जीतते, सबको एम्स नहीं मिलता, ठीक है, बट स्टिल ऐसा होता है कि आप अगर कंपटीशन में हो तो जीत कौन रहा है? जो बर्डन भी सहन कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, इंस्टीट्यूट जा रहा है, या आप जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है, फिर उसके बाद खुद की एक्टिविटीज को भी देख रहा है। ये एक इंसान हुआ, ठीक है। एक इंसान ऐसा है, तुम्हारे तुम्हारे ही अपने आप आसपास देखना, कोई फ्रेंड जैसे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जो यार हर समय जो है इस तरीके से ऐसा रहता होगा कि भाई ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नीट तो बहुत छोटी मोटी बात है, मैं तो कुछ भी कर लूँ, मतलब ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट ही इज डूइंग, है ना, पहला। दूसरा, क्या करना चाहिए उसको, तो प्रॉपर मेंटेन्ड स्लीप भी ले रहा है। उसने अपना काम इतना तरीके से रख रखा है कि उसको समझ में आ गया कि भाई एक ही दिन में सारा पढ़ूंगा तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा, तो थोड़ा 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 डिवाइड करके उसने अपने सब्जेक्ट्स को बांट लिया। डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस सेशंस ले रहा है, टेस्ट दे रहा है, इतनी चीजें वो बहुत पर्टिकुलरली प्लान करके कर रहा है, और उस बीच में वो अपना पूरा एंटरटेनमेंट भी कर रहा है ना, तो उस पर स्ट्रेस नहीं आ रहा। वहीं पे तुम एक और बंदा देखो तुम्हारा, जो कि महान इंसान, सारा दिन डिप्रेस्ड रहेगा। भाई तू पेपर ही क्यों दे रहा है? वो हर दिन तुमको ये बोलता रहेगा, "अरे लाखों बच्चे जाते हैं यार नीट में, कहाँ कोई सेलेक्ट हो पाता है"। पहला पॉइंट, ठीक है। भाई तू भी क्या है यार, तू तो एक काम कर, अपन दोनों जो है एक दुकान खोलते हैं बढ़िया, उसमें बैठेंगे दो भाई तबाही, वो वाला कॉन्सेप्ट। और वो एक दूसरा बंदा वो है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, तुम्हें भी डिमोटिवेट, खुद तो डिमोटिवेटेड है ही, तुम्हें भी डिमोटिवेट करे जा रहा है कि भाई वो जो है तुम्हारे एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल कर देगा, तुम्हें बहुत पढ़ाई बहुत पढ़ाई बहुत पढ़ाई है बोल बोल के, ठीक है। फिर उसके बाद कोई टेस्ट नहीं दे रहा, एकदम से पढ़ने के लिए बैठ गया क्योंकि मम्मी ने डांट दिया। तो एक बच्चा वो था और एक बच्चा पहले वाला था। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के बता दो कि भाई एडमिशन किसका होगा, नीट में सेलेक्ट कौन होगा? जो अपना पूरा तरीके से टाइम टेबल मेंटेन कर रहा है, ऑफकोर्स वो, है ना, यही बोलोगे तुम लोग। दूसरा वाला क्यों होगा? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसको जैसा कंडीशन मिला, सेम वैसा ही कंडीशन तो इसको भी मिला था, पर फर्क क्या था कि उसने अपनी कंडीशंस को कैसे देखा। तो इट्स यू, हाउ यू सी योर कंडीशंस, हाउ यू सी योर इन्वायरमेंट। जो आप अपने एनवायरनमेंट को देखते हो कि भाई अरे यार मैं तो ऐसे भी नहीं कर सकता, मैं तो वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे तो टैब चाहिए था, फिर उसके पास है तो वो कर सकता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जितना कम रिसोर्स होगा ना, उतना बढ़िया तुम लोग निखर के आओगे। समझ के देख लेना ये चीज, कभी भी ये चीज को ये तो एक्चुअली फैक्ट है। द लेस यू हैव द रिसोर्स, जितने कम तुम्हारे पास रिसोर्स होंगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया तुम लोग निखर के आओगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने नेचर से लड़ा है ना, नेचर में सरवाइव किया है कि भाई क्या हो गया, तो ये कंडीशन है तो है, ये बात है, ठीक है। वही एक बंदा होगा कि नहीं नहीं यार बहुत स्ट्रेस है भैया, मैं तो नहीं करूंगा, मत कर, नेचर ने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया। हाउ डिप्रेसिंग, दया आ गई उस पे, ये चीज हो रही है। तो क्या होता है कि नेचर एक तरफ तुमको सेलेक्ट करती है, दोनों को सेम एनवायरनमेंट दे रही है, दोनों स्पीशीज को सेम एनवायरनमेंट दे रही है। अब वो ये देखती है कि भाई पहली स्पीशी जी सकती है या सेकंड,
क्योंकि मैंने तो दोनों को सेम एनवायरनमेंट दिया है। अब तुम पे ही डिपेंडेंसी है कि तुम कैसे एग्जिस्ट करना चाहते हो। एक अगर खुशखुशाली से जिंदगी जी लिया तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, नेचर ने उसको डिससेलेक्ट कर दिया। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर डिससेलेक्ट कर देती है तो वो नहीं सेलेक्ट हो पाया भाई, कोई बात नहीं। ये फिर वो क्या करेगा, अपना तरीका बदलेगा। फिर वो उससे पूछेगा कि भाई तूने क्या किया था, अब मुझे बता। तो उसने बता दिया कि भाई मैं तो पॉजिटिव था यार, मेरे को तो बहुत ज्यादा जो है डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट ही नहीं किया। मैंने ऐसा ऐसा रेगुलर स्टडी का प्लान बनाया, ऐसे ऐसे टेस्ट दिए, ऐसा पीवाईक्यू सॉल्व किए, खत्म हो गया काम, आ गया नंबर। तब उसके समझ में आएगा कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो क्या हो रहा है बेटा कि अगर कोई स्पीशी को नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जाएगी। पर अगर उन पॉपुलेशन में से अगर एक बंदा भी ऐसा आ गया कि यार मुझे तो बदलना है ना, मुझे अपने आप को चेंज होना है, चेंज करना है, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा। और जब वो अपने आप को चेंज कर लेगा तो नेचर उसको भी सेलेक्ट कर लेगी, तो उसका भी एडमिशन हो गया ना, ठीक है। अब दोनों भाई वो दोनों भी जाएंगे एम्स में साथ। तो ये चीज हो रही है, यानी क्या कर रही है नेचर, नेचर आपको सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन योर क्रेडिटेबिलिटी। तो यहां भी यही हुआ है कि भाई तुम कैसा काम कर सकते हो, तुम कितना सरवाइव कर सकते हो, जितना तुमको धूप मिल रहा है, जो है ठंड आ रहा है या फिर बारिश आ रही है, क्या तुम सरवाइव कर पा रहे हो। जो कर पा रहा है ठीक है, वो जीता रहे, नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। नहीं कर पा रहा है तो या तो करना सीख ले, ठीक है, नहीं तो मर जाओ, सिंपल, ठीक है। या तो आप चेंज हो जाओ, या तो जैसा नेचर चाह रही है तुम वैसा बन के दिखा दो कि भाई ले आ, ठीक है, खत्म। ये, या फिर आप क्या कर दो, आप स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे डार्विन और एल्फ्रेड वेरेस ने बोली थी। चलो नेक्स्ट आया हमारे पास कौन, लेमार्क। एक साथ ही पढ़ लेते फिर एनसीईआरटी को रीड करवा दूंगी, है ना। चलो अगला आया लेमार्क। लेमार्क की थ्योरी क्या बोलती है बेटा, लेमार्क अंकल ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज आपको ऐसे ही बैठे बिठाए नहीं मिल रही है। यानी कि अगर आपने उस चीज का यूज किया, अगर आपने उस चीज का यूज किया तो यूज एंड डिसयूज के हिसाब से आपके पास चीजें हैं। सेड दैट द लाइफ फॉर्म हैव अकर्ड बाय ड्रिवन यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। अगर तुमने ऑर्गन का यूज किया तो यूज है, नहीं किया तो डिसयूज है। इन्होंने ये बात बोली थी, और बोल के भी किसको बताया, जिराफ के ऊपर। इन्होंने बोला कि भाई जिराफ जो था, वो जिराफ ना एक बार उसको बड़ा सारा पेड़ दिखा, तो वो ऐसे करके सोच रहा था कि यार मैं इसके पत्ते कैसे खाऊं, है ना। तो वो धीरे धीरे उसकी कोशिश कर रहा था कि यार मैं कहीं से कहीं तक पत्ते तक पहुंच जाऊं। तो उसने अपनी गर्दन की मसल्स को इतना ज्यादा प्रेशराइज, या आप कह सकते हो इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया कि उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई और वो घास खाने लग गया, ठीक है। ये चीज उसने देखी। और फिर जब उसने उस ऑर्गन का यूज किया, उसने अपनी गर्दन का यूज अच्छे से करना शुरू कर दिया, तो हमने ये चीज भी देखी कि उसकी जो स्पीशी आई उसमें गर्दन लंबी ही आई। ये चीज बोली गई थी लेमार्क के थ्रू। अब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सेंसेबल चीज है, मतलब आज अगर मैं हाथ का यूज करना बंद कर देती हूँ तो क्या हाथ अगली जनरेशन में आना बंद हो जाएगा। सोच के देखो, क्या ये चीज हो सकती है। अगर मैं हाथ का यूज नहीं करती, एक हाथ का यूज नहीं कर रही भाई मैं मेरी जनरेशन में, तो क्या अगली जनरेशन जो होगी बिना हाथ एक हाथ की होगी। कोई सेंस नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ क्या चीज हो रही है बेटा कि जब कोई चीज यूज हो रही है, कोई चीज डिसयूज हो रही है, उस पे वो बोल रहा है लेमार्क कि भाई यूज एंड डिसयूज के हिसाब से हम ये चीज बोलते हैं कि वो ऑर्गन आगे जो है प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा। अब इससे एक जो है ये पॉइंट आता है, कई चीजें जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो उसमें से एक चीज ये है कि स्नेक, स्नेक का इफ यू नो, तो स्नेक के ना पैर, हाथ पैर हुआ करते थे। इवोल्यूशनरी एविडेंसेस ये बोलते हैं कि स्नेक के हाथ पैर हुआ करते थे, बट उन्होंने उस हाथ पैर का यूज करना बंद कर दिया, तो उनके हाथ पैर भी गायब होते चले गए। ये इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि भाई उन्होंने हाथ पैर का यूज नहीं किया तो वो चीज गायब हो गई, चली गई, ठीक है। दूसरा
कि अपने कई जो ऑर्गन्स हैं, या अगर मैं ह्यूमन की ही बात करूं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जितने थे, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स धीरे धीरे गायब होना शुरू हुए। क्यों होना शुरू हुए? क्योंकि हमने उसका यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो हमने जब उसका यूज नहीं किया तो वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हुए। ये चीज इसको जो है एक तरीके से सपोर्ट करती है लेमार्क की थ्योरी को। ये दो तीन पॉइंट्स, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो इसकी थ्योरी को सपोर्ट करता है, और इसकी थ्योरी जो थी वो बिल्कुल भी सही नहीं मानते। और उसमें बात ये आ रही है कि भाई अगर अगली जनरेशन में कोई कैरेक्टर, कोई एक्वायर्ड जीन मतलब क्या होता है बच्चे? एक्वायर्ड जीन मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो तुमने अपनी लाइफ जर्नी में पाया है ना, तुमने जो चीज हासिल की है, क्या वो तुम्हारी अगली प्रोजेनी में जाएगी? ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये चीज कैसे डिसाइड होगी? ये चीज डिसाइड ऐसे होगी कि भाई अगर मान लो तुम्हारा जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, उसमें जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, दैट इज योर जीन। तुम्हारा जो डीएनए है उसका एक स्पेसिफिक अगर मैं सेगमेंट की बात करती हूं कि भाई ये जीन में अगर किसी भी तरीके से कोई म्यूटेशन आ जाता है, अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो बाय एनी रीजन ये अगर चेंज आ जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, है ना। जैसा अगर तुम लोगों को केस पता हो हिरोशिमा नागासाकी में, मैं म्यूटेशन में भी बताती हूँ ये, तो उसमें क्या हो रहा है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? क्या हो गया? नहीं दिखना चाहिए था। ये तो लेमार्क को प्रूव कर रहा है कि भाई लेमार्क सही बोल रहा है। लेमार्क सही नहीं बोल रहा, बात ये हो रही है कि अगर इस जीन के अंदर कुछ भी चेंज हुआ ड्यूरिंग द एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर जीन में जाके कुछ इफेक्ट डालता है ना, कोई म्यूटाजन के कारण ये जीन अगर इफेक्ट होता है, तो अगर जीन इफेक्ट होगा तो वो अगली जनरेशन में जाएगी, उसके अलावा कोई चीज अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। क्लियर है? अगली जनरेशन एज इट इज रहेगी जैसी नॉर्मल रहती है, पर अगर जीन में डिस्ट्रक्शन हुआ, जीन बदला, तो अगली जनरेशन में कुछ ना कुछ चीज जाएगी, और वो चीज जो होगी वो इवोल्यूशनरी होगी। क्लियर? अब क्या बोलता है ये देखिए, ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने सबसे पहले दिया, और क्या बोलते हुए दिया बेटा कि दे इवॉल्व देयर नेक बाय फोरगेजिंग द लीव्स ऑफ द टॉल ट्री एंड हैव टू अडॉप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। कि भाई जितना ज्यादा नेक को इलोंगेट करते जाओगे वो घास तक पहुंच, वो अपना क्या लीफ तक पहुंचता जाएगा, और यही चीज के कारण जिराफ ने जो है अपनी गर्दन लंबी कर। नेक्स्ट, ब्रांचिंग डिसेंस एंड द नेचुरल सिलेक्शंस आर, ये ब्रांचिंग डिसेंस मतलब क्या होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन चीज पास ऑन हो रही है उसको ब्रांचिंग डिसेंस बोलते हैं। आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनिज्म यानी थ्योरी ऑफ डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विनिज्म उसको बोलते हैं। ठीक है, तो डार्विनियन थ्योरी या डार्विनिज्म, ये थ्योरी का नाम। चलो, सो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन। क्या था बेटा? सबसे पहला, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है। अब नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है, तो अगर मान लो ये चीज हमने पढ़ी है पॉपुलेशन में भी, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसके कारण क्या होगा? रिसोर्स की कमी, रिसोर्स कम हो जाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स कम हो जाएंगे। जब रिसोर्स कम हो जाएंगे, अगर रिसोर्स कम हो जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नेचर सेलेक्ट करेगी। रिसोर्स कम हो रहा है मतलब नेचर ही सेलेक्ट कर रही है, और फिर हमारे पास न्यू स्पीशी आ जाएगी कि भाई जो नेचर से सेलेक्टेड है, कम रिसोर्स में सरवाइव कर सकती है और अब ये जी सकती है। ये हुआ हमारे पास कि भाई हमने ये एक समाधान निकाला है। किसका समाधान निकाला है? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स ओवर पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन बहुत अगर ज्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, तो ये दिक्कत दे रही है और देती है हर बार।
नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर रिसोर्स, अगर ओवर पॉपुलेशन हुआ बेटा तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए सरवाइव करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। किया था ना लोगों ने वहां कहा था महाकुंभ, महाकुंभ के अंदर जहाँ पे रिसोर्स की कमी हो गई थी तो वहां लोगों ने स्ट्रगल किया था। अब जो स्ट्रगल में बच गया बच गया, नहीं बच पाया, जो स्ट्रांग नहीं था तो बेचारा मर गया। कुछ नहीं कर सकते ना इसका। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो सर्वाइव कर गया है ना, जो नेचुरली सेलेक्ट हो गया, जो उस भीड़ भाड़ में सर्वाइव कर गया तो सर्वाइव हो जाएगा। तो दिस इज होल थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यही पूरी थ्योरी है बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, चलो ह्यूगो डिवेरिस अगले साइंटिस्ट आते हैं। अगेन हमारे बायोलॉजी इवोल्यूशन के ही थर्ड साइंटिस्ट, पहला वाज डार्विन, सेकंड वाज लेमार्क एंड द थर्ड इज ह्यूगो डिवेरिस। Based on his work of evening primrose, what fourth idea of mutation? ये क्या बोलते हैं? अब ये आएंगे वापस धमाके पे कि भाई एकदम से, एकदम इंस्टेंट जो है क्या हुआ होगा, लार्ज डिफरेंस अराइज हुआ होगा ड्यू टू सडनली इन पॉपुलेशन। एकदम से धमाका हुआ, धमाका होते ही वहां क्या चीज हो जाती है, जैसे ही वहां धमाका होता है वहां हमको दिखता है कि भाई यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ये हमको दिखा कि जैसे ही एक सडन धमाका हुआ, उससे हमको क्या चीज दिखी बेटा कि वहां आसपास जितनी चीजें थी, है ना, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म थे, वो सब डेवलप होना शुरू हुए। तो ये चीज बोलता है म्यूटेशंस आर रैंडम, ये म्यूटेशंस की बात करेंगे, ये पूरा प्योरली म्यूटेशंस की बात करेंगे। तो म्यूटेशन यानी कि अगर एक सडन धमाका ही तो है म्यूटेशन, है ना, चाहे यूवी रेज से धमाका हो सके या कोई केमिकल से धमाका हो सके, म्यूटेशन इज व्हाट, एक सडन चेंज, है ना। तो अगर म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन इज वेरी रैंडम, कभी भी हो सकता है म्यूटेशन। ये डायरेक्शन लेस होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं इसी डायरेक्शन में होऊंगा, नहीं, म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, इट्स डायरेक्शन लेस। वाइल डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जबकि डार्विन ने डायरेक्शनल बात बोली थी ना, वो ऐसा नहीं बोल रहा था कि भाई धमाका हो गया, वो बोल रहा था भाई तरीका है नेचर का सेलेक्ट करने का, अगर हो जाते हो तो बढ़िया है, नहीं हो पाते हो तो एंड ऑफ द स्पीशी। यहाँ ये बोल रहा है कि भाई धमाका हुआ, धमाके में जो बच गया वो बच गया, नहीं बच पाया तो नहीं बच पाया, ये बात बोल रहा है। ठीक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट वाली बात, ये एकदम म्यूटेशन वाली बात है, ऐसे याद रखो। Hugo de Veris believe that mutation causes speciation, स्पेशिएशन मतलब कि स्पीशीज का फॉर्मेशन, कि भाई उस धमाके को जो बर्दाश्त कर गया वो स्पीशीज पावरफुल बढ़िया निकल जाएंगी, और नहीं कर पाया तो नहीं हो पाएगा। हेंस कॉल्ड सॉल्टेशन और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन थ्योरी, एक सिंगल स्टेप के कारण बहुत बड़ा धमाका, ये थ्योरी बताई गई किसके थ्रू, ह्यूगो डी वेरिस के थ्रू। क्लियर? पढ़े अब अगला, चलो। ओके, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। ये थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है बेटा, ये थ्योरी बात करती है थ्री दैट अर्थ अबाउट, अच्छा ये तो 4000 ईयर अभी तक वही है। Okay, all these ideas were strongly challenged during the 19th century based on the observation made during a sea voyage. अच्छा, सी का नाम भी फेमस हुआ था, HMS बेज, सी का नाम भी फेमस हुआ था। अराउंड द वर्ल्ड चार्ल्स डार्विन, आगे हैं, चार्ल्स डार्विन concluded that existing living forms shares the similarity to various degree not only among themselves पर बाहर भी बहुत सारे extinct millions of years ago. Many such life form do not exist anymore, they are being extincted. क्यों extinct हो गई, क्योंकि नेचर ने उनको select नहीं किया। Any population has built-in variation in characteristics, those characteristics which enable them to survive better in the natural conditions. तो अब नया जितना भी सर्वाइवल हुआ है ना, जितनी स्पीशी नई बनती गई, वो क्या चीज पे बनती गई नई, कि भाई अब हमारे पास यही सर्वाइवल चांस है कि अगर हम बदल जाते हैं, है ना, जैसा नेचर चाहती है हम वैसे हो जाते हैं, तो एक तरीके से हम बच जाए, ये इकलौता इनके पास हथियार बचा। फिर क्या होता है, what outbreed the other are less endowed to survive under such natural conditions. Another word
use the fittest of the individual or the population, कि भाई the fitness according to Darwin refers to the ultimate and the only reproductive fitness, कि रिप्रोडक्टिवली सिर्फ वही फिट है जो कि प्रॉपर तरीके से एक तो पहला उसने ये भी चीज बोली थी, ज्यादा अमाउंट में जो रिप्रोड्यूस कर पाएगा वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा, यानी उसकी स्पीशीज ज्यादा टाइम तक चल पाएगी। तो ज्यादा नंबर में अगर कोई स्पीशी जो है वो प्रोजेनी फॉर्म कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर ज्यादा अमाउंट में वो फॉर्म कर रही है प्रोजेनी, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीशी कभी एक्सटिंक्ट नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो, कहीं ना कहीं रहेगी, है ना। तो यही चीज वहां बोली जा रही है। Hence, those were better fit in the environment leave more progeny than the others. यही बात हो गई वापस कि प्रोजेनी ज्यादा बची रहेगी तो वो ज्यादा सरवाइव करेंगे। These therefore will survive more and hence are selected by the nature, और इसी को हम कहते हैं natural selection, इसी को बोला जाता है natural selection and imply it in the mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace was also a naturalist, worked under the Malay archipelago. हाँ, Malay archipelago, ये इस आइलैंड पे काम कर रहे थे, है ना, ये सिमिलर कंक्लूजन पे आए। वहीं अगर मैं डार्विन की बात करूं तो ये गैलापागोस आइलैंड पे काम कर रहे थे। ओके, सो सेम कंक्लूजन पे आते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इन्होंने जहां पे डार्विन छोटे मोटे, अभी हम बात करेंगे वो उनको देख रहा था बटरफ्लाइज वगैरह को, मॉथ वगैरह को, यहाँ पे अल्फ्रेड वेरेस अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को देख रहे थे, बट दोनों बात सेम ही बोले उसी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर द सिमिलैरिटी एंड कॉमन एंसेस्टर्स, कि भाई सारी लाइफ फॉर्म्स में सिमिलैरिटी है, सब कॉमन एंसेस्ट्री शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब लोग मिले हुए हैं। ठीक है, फिर however these ancestors were present in different period of history of the earth, अलग अलग तरीके में प्रेजेंट रहेंगे। The geological history of the earth closely correlate with the biological history of earth. A common permissible conclusion that the earth is very old, not thousands of years, was thought earlier but billions of years. वो तो हमने पहले ही देख लिया था भाई, अर्थ पुरानी है, थाउजेंड्स नहीं बिलियंस ईयर पुरानी है। ठीक है, अर्थ ऐसा छोटा मोटा चीज मत समझो, बहुत पुरानी है। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ फिर अब डार्विन आता है बेटा ब्रांचिंग डिसेंस और नेचुरल सिलेक्शन पे, कि ये दो की कॉन्सेप्ट है भाई जो ये चीज समझा रहे हैं कि अगर एडेप्टेबिलिटी एबिलिटी हुई, एडेप्ट कर सकती है अगर कोई स्पेशी इन्वायरमेंट, तो सरवाइव कर जाएगी। सो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इवन बिफोर डार्विन एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनको हम कहते हैं लेमार्क, जिनके बारे में अभी अपन पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या बोला बेटा, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, और इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, जिराफ का, कि भाई जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, क्योंकि वो बार बार उसको यूज करते गए। इन द इवोल्यूशन प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस द वर्ल्ड वी सी इन इमिटेट एंड इमिटेट इज द ओनली सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। When we describe the story of this world, we describe the evolution as a process. कि भाई evolution एक दिन का काम नहीं है, evolution takes time, है ना। आज का आज डिस्कवरी हुई, आज का आज हमको पता लग गया, नहीं, टाइम लगेगा इसमें। On the other hand, we have described the story of life on earth. भाई धरती पे कैसे रहे, धरती क्या है, ये सब चीजें देखी। We treat evolution as the consequence of the process called natural selection. प्रॉपर तरीके से हमने ये चीज देख ली कि अर्थ जो है वो नेचुरली सेलेक्ट करती है सारी चीजों। We still not very clear whether to regard evolution and natural selection as the process or end of the result unknown processes. पर अभी तक हमको ये नहीं पता लगा कि क्या evolution natural selection सेम चीज है, evolution वही चीज इवॉल्व होगी जो नेचुरली सेलेक्ट होगी, यूज डिसयूज वो होगा जब evolution होगा तो यूज डिसयूज होगा। मतलब हम कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। उस टाइम पे क्या हुआ फिर उसके बाद आए, it is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. ठीक है, थॉमस मेल्थस अब खेल के अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं ये कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। जो चीज बता रहा है डार्विन गलत नहीं है। फिर अगला कौन बोलता है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स अगर लिमिटेड हुए पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। अब ये बोल देता है कि भाई जो तुम बात बोल रहे हो ना, पॉइंट है,
है ना। जो तुम बात बोल रहे हो डार्विन भैया, वो सही तो है। उसमें अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स कम होंगे, रिसोर्स कम होंगे तो नेचुरली सेलेक्ट होगा, करेक्ट है, मना नहीं कर रहे। पर थॉमस मेल्थस ये कहता है, क्या हो अगर मैं पॉपुलेशन को स्टेबल कर दूं, पॉपुलेशन इंक्रीज ही ना हो। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो रिसोर्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर रिसोर्स खत्म नहीं होंगे तो जितने भी फ्लक्चुएशंस है वो सब अगर मैं रोक दूं, मैं म्यूटेशन भी रोक दूं, मैं क्रॉसिंग ओवर भी रोक दूं, है ना, जेनेटिक चेंज, क्या बोल देता है कि मैं जेनेटिक चेंज जेनेटिक चेंज भी अगर मैं रोक देता हूं, तब भी क्या, तब भी क्या नेचुरल सिलेक्शन होगा, तब क्या स्पीशी इवॉल्व कर पाएगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अगर नेचुरल सिलेक्शन, अगर मान लो वो किसी भी तरीके से जेनेटिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज करना है, यानी कि वो जो अपन ने पढ़ा था ना प्रोफेज में, पेकाइटिन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर, उसको ही रोक रहा है वो, उसको ही बोल रहा है कि अगर इसको हम ना प्रोसेस को कंप्लीट करें तो कैसे एग्जिस्टेंस है, फिर तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं है। फिर बोल रहा है कि है ना अब सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, भाई स्टेबिलिटी की बात ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी तो स्टेबल तो है ही। अगर कोई रहेगा ही नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा रूम है ना, तुम्हारे रूम में मैं ये कह देती हूँ, ऐसे कह रही हूँ कि यार सारा दिन आप अपनी बुक्स बिखेरे रखते हो, आपका जो कर्टन्स है वो सही से नहीं है, आपका वार्डरोब सही से नहीं है, और मैं सारा दिन आपको ये बोल रही हूँ। अब तुमने इसका क्या तरीका ढूंढा, या मुझे अपनी फ्रेंड ने क्या सजेस्ट किया कि भाई इसका तरीका है कि ये स्टूडेंट कैसे सही हो सकता है, कैसे सही हो सकता है कि इसको कमरे में आने ही मत दो। तरीका एक, कर्टन ही हटा दो तो खराबी नहीं होंगे, है ना, वार्डरोब हटा दो तो बिगड़ेगा, बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। ये कोई तरीका है, तब स्टेबल मेंटेन हो जाएगा, तब स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो यहां भी यही चीज बोला कि अगर मान लो मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्रॉस ओवर ना करवाऊं, है ना, मैं पॉपुलेशन को रोक दूं, स्टेबल करवा दूं, मैं म्यूटेशन ही ना करवाऊं, तो क्या हो सकता है, मेरा ग्राफ स्टेबल बन सकता है। क्या बन सकता है, ऐसे ग्राफ थोड़ा ना स्टेबल बनाना था, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इवोल्यूशन की तो कहां बात आई फिर। तो ये सब चीजें वो कह रहा है कि सब चीजों को स्टेबल कर दो भाई। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। वही जो है वो क्रॉसिंग ओवर ना हो, तब क्या होगा, थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। तो हर चीज को ना वो बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी विल रिमेन लिमिटेड, means that there had been competition for resource, only some survived, grew at the cost of the other, will not flourish. The novelty and the brilliant insight of the Darwin was this: he asserted that variation which is heritable and which make the resource utilization better for few adopted to habitat better will enable only those who reproduce and leave more progeny. ये तो डार्विन की बात होगी, ठीक है। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny that will be change the population characteristics. तो अब ये बात बोल रहा है कि भाई अगर वही बात है ना, ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोजेनी होगी, सर्वाइवल के चांस उतने ज्यादा है। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed the mutation, speciation, hence it's called saltation. ये अपन ने पढ़ लिया है। ओए खत्म, फिनिश। ओके, अब अगला हमारे पास वो आएगा फिर, अब अगला हमारे पास आएगा इस थ्योरी को प्रूफ करता हुआ कि भाई अगर मैं सारी चीजों को कांस्टेंट रख देती हूँ तब क्या होगा, तब एक ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ को अब हमें पढ़ना है। तो हम अगले टॉपिक में वो ग्राफ पढ़ेंगे। सो डू नॉट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।